आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 की वीडियो, चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस सारी अपलोड कर दी हैं। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ठीक है, इन सारी की सारी वीडियोस को आप देख लेना अगर नहीं देखी है, क्योंकि मैंने इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। और ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म्स होते हैं, ये सब आपको बताए हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करे हैं अच्छे तरीके से। और ये जो नोट्स है, इससे क्या हो जाएगा, आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये जो मेरे जो नोट्स होते हैं, इससे आप हमेशा रिवाइज कर सकते हो, और वो भी जल्दी से जल्दी आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने हाईलाइट करके रेड कलर के पेन से लिख भी दिए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जिसने भी नहीं देखे चैप्टर नंबर 1 की वीडियो, चैप्टर नंबर 2 की वीडियो, वो देख लेना। अब आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टडी करने वाले हैं, इंडिया एंड यूरोपियन कॉलोनियलिज्म, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 3 है हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक का, और जो आर्ट्स के लिए है हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड। ये पार्ट 2 वीडियो है चैप्टर नंबर 3 का। पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने पोर्चुगीज स्टडी किया और आज हम ब्रिटिश स्टडी करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, इसलिए प्रीवियस वीडियो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं तो पार्ट 1 वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, तो वो इंट्रोडक्टरी प्लस मैंने पोर्चुगीज़ को एक्सप्लेन करा है। और आज के वीडियो में हम ब्रिटिश स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो अब हम स्टडी करने वाले हैं ब्रिटिश के बारे में। इंडिया एंड यूरोपियन कॉलोनियलिज्म ये चैप्टर का नेम है। तो इंडिया के ऊपर जो है बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपना जो है कॉलोनीज बनाई हैं। फर्स्ट हमने पोर्चुगीज़ के बारे में स्टडी किया, अब हम ब्रिटिश के बारे में स्टडी करेंगे कि ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया के ऊपर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कंट्रोल कैसे इस्टेब्लिश किया। पहले एज अ ट्रेडर आए थे, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है सबको। पहले वो आए थे ब्रिटिशर एज अ ट्रेडर, उन्होंने अपनी एक कंपनी इस्टेब्लिश करी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सबको याद होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश करी है, स्टार्टिंग है ईस्ट इंडिया कंपनी वो इस्टेब्लिश करते हैं 31 दिसंबर 1600, ठीक है। 31 दिसंबर 1600 में इन्होंने क्या किया, अपनी एक कंपनी जो है इंडिया के अंदर वो इस्टेब्लिश करी और उसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ब्रिटिशर्स आ रहे हैं। अब यहाँ से हम पूरा स्टडी करेंगे कि इन्होंने इंडिया को कॉलोनी कैसे बनाया अपनी। क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया, ग्रांट कर दिया परमिशन, उन्होंने क्या करे, उन्होंने परमिशन दे दी कि अब क्या कर सकते हैं, बहुत सारी उन्होंने परमिशंस दी, ठीक है, कंपनीज को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि वो जो अपने जो ऑपरेशंस हैं वो उनको लिमिटेड ना रखें, ठीक है। पहले क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑपरेशंस थे वो लिमिटेड होते थे, बहुत कम लिमिटेड होते थे, मतलब वो ट्रेडिंग पर्पस से थे। लेकिन अब जो है क्वीन एलिजाबेथ ने उनको परमिशन दी कंपनी को टू ट्रेड इन द ईस्टर्न कंट्रीज ऑल्सो, ठीक है। पहले उनके जो थे वो लिमिटेड थे, लेकिन अब वो क्या कर सकते थे, वो सेंड कर सकते थे कार्गोज टू द ईस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया, उन्हें परमिशन दी कि आप ईस्टर्न कंट्रीज के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। पहले क्या हो रहा था, ये हमारे साथ ही ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने परमिशन दे दी, तो ये क्या कर रहे थे, अपने कार्गोस जो उनकी शिप्स होती हैं, ये अब ईस्टर्न कंट्रीज के साथ भी ट्रेड ऑपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। टू कैरी आउट ट्रेड ट्रांजैक्शन वॉज मोर टेडियस मतलब बहुत ज़्यादा थका देने वाला टास्क, ठीक है। अब ये जो टास्क था, ठीक है, ट्रेड ट्रांजैक्शन करना इंडिया और अदर कंट्रीज़ के साथ में, ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में, एशियन कंट्रीज़ के साथ में, और ब्रिटिशर्स का अपने कार्गोज को यहाँ पर लाना, फिर ये जो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन होता था, ट्रेड ट्रांजैक्शन होता था, ये बहुत ज़्यादा टेडियस, थका देने वाला और बोरिंग टास्क था। अब ये बोरिंग टास्क था क्योंकि इंग्लैंड के जो शिप थे, देखो यहाँ पर मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेना तो अच्छे से याद रहेगा। ये देखो इंग्लैंड है, यहाँ से शिप्स आती हैं, ठीक है, शिप्स आती हैं दिसंबर से अप्रैल तक, ये पूरा शिप जो है चलती रहती पूरी ये जो है
ओशन के थ्रू, यहाँ पे जो सीज के सी वेज के थ्रू आती है इंडिया के अंदर, ठीक है, ये आ जाती है इंडिया के अंदर। फिर ये जो है पूरा 9 to 13 मंथ्स यहाँ पर रहती है, और उसके बाद में इन रिटर्न इनकी जर्नी कब होती है, जनवरी में, जनवरी के मंथ में इंडिया से जो है पूरी शिप्स यहाँ पर जाती हैं। आफ्टर एन ईयर इन जनवरी, ये देखो मैंने लिखा है ना रिटर्न, ये सबको ध्यान में रखना है। तो क्या होता है, उनको स्टे करना पड़ता है इंडिया को फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। जो इंग्लैंड के शिप्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्टे करना पड़ता है इंडिया के अंदर। 9 से 13 महीने का ये जो टाइम पीरियड है, इसमें यहाँ पर शिप्स रहेंगी। और देखो जर्नी में कितना टाइम लग रहा है, दिसंबर से अप्रैल तक, ठीक है। दिसंबर से अप्रैल तक क्या होगा, ये इंग्लैंड से शिप आएगी इंडिया के अंदर, फिर ये 9 to 13 मंथ यहाँ रहेगी, और जनवरी में इंडिया से इंग्लैंड जाएगी। ये पूरा ट्रेड साइकिल है कि कैसे ईयर्स के मंथ्स के थ्रू यहाँ पे जो है बहुत सारा काम चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क था, तो इन्होंने क्या किया, परमानेंट प्लेसेस बनाए, परमानेंट वेयर हाउसेस बनाए। अब ये वेयर हाउसेस क्या होते हैं मैं बताती हूँ। वेयर हाउसेस जहाँ पर जो माल है, सामान है, वो रखा जाता है, बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, सामान रखा जाता है। टू स्टोर दी गुड्स बॉट एट लो प्राइसेस, इन्होंने क्या किया, परमानेंट प्लेस बनाए, और जो वेयर हाउसेस थे उसमें क्या किया, गुड्स को रखा। मैंने बताया ना आपको, सामान, माल, जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती है ना, उनका माल रखते हैं वेयर हाउसेस के अंदर। तो इन्होंने जो लो बहुत ज़्यादा कम प्राइस पे लोग सामान खरीदते थे, वो वेयर हाउसेस में रखना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने परमानेंट प्लेसेस बना लिए। हेंस द कंपनी डिसाइडेड टू बिल्ड देयर फैक्ट्रीज, और इसी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है फैक्ट्रीज बनाने स्टार्ट कर दी, ठीक है। ये जो बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क था ट्रांजैक्शन वाला, ट्रेड ट्रांजैक्शन को लेकर, पहले तो इन्होंने सोचा वेयर हाउसेस, फिर उन्होंने यहाँ पर बिल्ड करे फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज के अंदर बहुत सारा स्टाफ था। स्टाफ ऑफ फैक्ट्रीज को यहाँ पर हमने याद रखना है, स्टाफ ऑफ फैक्ट्रीज को इन्होंने नाम दिया है फैक्टर्स, ठीक है। स्टाफ ऑफ फैक्ट्रीज, जो भी फैक्ट्रीज के अंदर स्टाफ है उसको यहाँ पे फैक्टर्स बोला गया है। तो फर्स्ट हमने देखा कि इतना ज़्यादा टीडियस जो ट्रेड ट्रांजैक्शन था ब्रिटिशर्स का, उन्होंने क्या किया, उनको बहुत ज़्यादा वेयर हाउसेस की नीड थी। उसके बाद में जब वेयर हाउसेस की नीड, मतलब जो जहाँ पर सामान रखा जाता है कम पैसे पर लेकर, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा जो रूम्स अवेलेबल, समझो बहुत बड़े बड़े जगह होती है, वहाँ पे सामान रखते हैं। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, सडनली इन्होंने फैक्ट्रीज बना दी, ठीक है। कंपनी ने क्या डिसाइड किया, चलो भाई अब हम फैक्ट्रीज बना देंगे। यहाँ पर फैक्ट्रीज में क्या होता है, स्टाफ ऑफ फैक्ट्रीज होता है, जिसे क्या बोला जाता है, फैक्टर्स। ये हमेशा याद रखना है। 1623 ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर सिविल एंड मिलिट्री लॉ granted the company an authority of adopting punitive measures for erring staff। पहले erring staff का मतलब देखो, erring staff मतलब जिसने कुछ गलत काम किया है, ठीक है, जिसने कोई भी सिन किया है या कुछ तो गलत काम किया है अंडर फैक्ट्री, और तो ये जो एरिंग स्टाफ होगा, मतलब जिसने गलत काम किया है, जो स्टाफ के लोग होते हैं, या फिर किसी ने सिन किया है, तो ये प्यूनिटिव मेजर्स इन्होंने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको जो है ग्रांट कर दिया था, परमिशन दे दी थी कंपनी को कि वो प्यूनिटिव मेजर्स को जो है अडॉप्ट कर ले फॉर द एरिंग स्टाफ। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि कंपनी को जो है वो इन्होंने एक और परमिशन दे दी, राइट ऑफ मोनोपोली टू ट्रेड इन ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन जाएगी, सिंगल सेलर बन जाएगी ईस्टर्न कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये भी इन्होंने एक और इनको क्या दे दिया, राइट दे दिया। अब यहाँ पे चार्ल्स सेकंड द किंग ऑफ इंग्लैंड, चार्ल्स सेकंड कौन है, किंग ऑफ इंग्लैंड है। इन्होंने एक चार्टर इशू किया, ठीक है, और उस चार्टर में 3 मेन पॉइंट है जो मैंने आपको रेड कलर में लिख दिया है, ये सबको याद रखना है। अलाउइंग द कंपनी टू बिल्ड फोर्ट्स इन इंडिया, मेंटेन एन आर्मी,
टू मेक ट्रीटीज विथ नॉन क्रिश्चियंस। ये 3 पॉइंट है, ये आपको याद रखने। कि जो चार्ल्स सेकंड है, चार्ल्स सेकंड इन्होंने चार्टर इशू किया जिसमें इन्होंने अलाउ किया कंपनी को कि वो बिल्ड कर सकते हैं, अपने फोर्ट्स बना सकते हैं इंडिया के अंदर, वो अपनी खुद की एक आर्मी को मेंटेन कर सकते हैं और वो ट्रीटीज कर सकते हैं नॉन क्रिश्चियंस के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है शुरुआत हो रही है थोड़ी थोड़ी पॉलिटिकल कंडीशन जो है पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करने के लिए। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा ट्रेड से फोकस करती थी, बट क्या होता है बाद में जो है पूरा का पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल भी उनके ही हाथ में चला जाता है। वो हमने देखा है प्रीवियस, हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी कवर किया है कि कैसे उनका जो है पूरा कंट्रोल था। और फिर हमारा जो है इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो ये सभी को पता होगा क्योंकि आपने प्रीवियस और लोअर स्टैंडर्ड्स में भी हिस्ट्री कवर अप किया होगा। तो आई होप सबको पता होगा कि कैसे हमने इंडिपेंडेंस जो है पूरा हासिल किया। आफ्टर दैट ये जो ब्रिटिशर्स हैं इनको हमने जो है बहुत सारे मूवमेंट, गांधी जी ने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर, और अलग अलग वेरियस फ्रीडम स्ट्रगलर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो ये जो ब्रिटिशर्स हैं, अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश हैं इन्होंने पहले अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और उसके बाद में कैसे कैसे पॉलिटिकल कंट्रोल किया इंडिया के ऊपर। पॉलिटिकल कंट्रोल जब होता है ना तो वो पूरा का पूरा अलग ही हो जाता है। ठीक है, आप नॉर्मली किसी के साथ रिलेशनशिप मतलब ऐसे ट्रेड रिलेशन कर रहे हो, नॉर्मली घर पर आ जा रहे हो ट्रेड के बहाने, और बाद में बोलो कि ये घर ही मेरा है, तो ऐसे मतलब वो पॉलिटिकल कंट्रोल उनका पूरा का पूरा छा गया था और वो हम देखते हैं। ठीक है, लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द कंपनी ऑपरेटेड फ्रॉम सूरत एंड मद्रास चेन्नई। ठीक है, अब यहाँ पर 17th सेंचुरी की बात हो रही है, याद रखना। पहले हम 16th सेंचुरी की बात कर रहे थे, अब हम 17th सेंचुरी के अंदर आ गए हैं। ठीक है, अब लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी मतलब यहाँ पर कंपनी ने ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया है सूरत और मद्रास से। और ये याद रखना कि सूरत में जो है इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री भी बनाई थी। ठीक है, सूरत की फैक्ट्री की इमेज टेक्स्ट बुक में है, ज़रा अपनी टेक्स्ट बुक निकालना और देखना। ठीक है, ऐसे उसको रख मत दो प्लीज़, टेक्स्ट बुक निकालो और देखो। सूरत की जो फैक्ट्री है उसके इमेज दी है, गूगल भी कर सकते हो, बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, थोड़ी फैक्ट्रीज़ की इमेजेस देखो, सूरत की, मद्रास की, अवेलेबल है इंटरनेट पे। कंपनीज जुरिस्डिक्शन कहाँ पर था? उड़ीसा, बंगाल एंड अदर ईस्टर्न कंट्रीज़। ये सारे जो नोट्स हैं वो आप मेंटेन कर सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर, तो आपको इजी हो जाएगा। अभी जो फैक्ट्रीज एट राजापुर इन महाराष्ट्र, पोर्ट सिटी ऑफ मोचा इन येमेन, रेड सी, बरसा इन पर्शियन गल्फ वेर कंट्रोल्ड बाय सूरत सेंटर। ठीक है, तो इनको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दो कि ये जो फैक्ट्रीज हैं जैसे राजापुर इन महाराष्ट्र और मोखा और ये पर्शियन गल्फ, पूरा जो ये जो बरसा नाम की जो कंपनी है पर्शियन गल्फ में, ये सारी सूरत के सेंटर जो है, सूरत सेंटर जो हमने देखा सूरत और मद्रास में बनाई है। ठीक है, तो सूरत वाला जो सेंटर था ये सारी किसके अंडर आती हैं? ये सारी ऑपरेट करती हैं अंडर दी सूरत सेंटर। ठीक है, ये सारा कहाँ पे आता है? सूरत सेंटर जो था, कंपनी ने 2 सेंटर बनाए थे, दो बनाए थे ना सेंटर, एक सूरत के अंदर और एक मद्रास के अंदर। तो सूरत सेंटर के अंदर राजापुर महाराष्ट्र वाली आती है, पोर्ट सिटी मोखा और बरसा एंड पर्शियन गल्फ, ये सारी की सारी सूरत सेंटर से कंट्रोल होती थी। सूरत फैक्ट्री के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे सूरत फैक्ट्री को जो है बहुत सारा स्टाफ है, जैसे मैंने दिखा है एक यहाँ पे एन अकाउंटेंट था, इंचार्ज ऑफ स्टोर और ट्रेजरर, सम फैक्टर्स, क्रिश्चियन प्रीस्ट, सर्जन, कंपनी प्रेसिडेंट, पर्सोनल, सर्वेंट, क्लर्क्स, अदर स्टाफ, ये सारा जो है सारे के सारे फैक्ट्री के अंदर जो स्टाफ होता है, जो कर्मचारी होते हैं नॉर्मल, वो ये सारे के सारे हैं। तो मैंने आपको देखो लिख दिया है, ऐसे आप चार्ट बना सकते हो और इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा अट्रैक्टिव में भी बना लेना, चाहिए तो इसको थोड़ा कलर वलर कर लेना। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ब्रिटिश
citizens were also appointed in the factories as a apprentice, clerk and factors. ठीक है, ब्रिटिश सिटीजन्स को भी यहाँ पे अपॉइंट किया जाता था फैक्ट्री के अंदर एज अ अप्रेंटिस, क्लर्क एंड फैक्टर्स. फैक्टर्स मैंने आपको बताया जो भी फैक्ट्री के अंदर एज अ वर्कर काम करते हैं, ठीक है, उनको फैक्टर्स यहाँ पे बोला जाता है. एवरीबडी लिव्ड इन फैक्ट्री प्रेमाइसेस, फूड ऑल्सो प्रोवाइडेड. ठीक है, जो भी फैक्ट्री के प्रेमाइसेस के अंदर रहता था उसको खाना भी दिया जाता था. ठीक है, परमिटेड टू सेल वेरियस कमोडिटीज एक्सेप्ट बाय दी कंपनीज. ठीक है, यहाँ पे जो है इनको जो बहुत ज़्यादा परमिशन मिल गई थी कि आप ये ट्रेड कर सकते हो, वो सेल कर सकते हो. ठीक है, सारी चीज़ें आप ये कर सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट दोज विच आर बैंड बाय द कंपनी. बैंड बाय द कंपनी मतलब जो उन्होंने बैन कर रखा है कि ये आपको नहीं बेचना है. ठीक है, एक कंपनी है, ये जो कंपनी है इन्होंने कहा था कि आप टेक्सटाइल, इंडिगो, स्पाइसेस, वुल, लेड, कोरल्स, आइवरी, इन सभी को सेल नहीं कर सकते हैं. ठीक है, एक्सेप्ट दोज. ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, देखो ये जो चीज़ें हैं ये सारी आप नहीं बेच सकते हो. ठीक है, इनको छोड़ के आप कोई भी चीज़ को ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है, ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में किसी भी आइटम को आप ट्रेड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बट दीज आर बैंड. ठीक है, दीज वेयर बैंड बाय द ब्रिटिशर्स और द कंपनी ने कहा था कि आप टेक्सटाइल, इंडिगो, स्पाइसेस, वुल, लेड, कोरल, आइवरी एक्सेट्रा इनको छोड़ के. तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये किस में आ सकता है, आपको वेब डायग्राम में आ सकता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ अच्छे से ध्यान में रखना. ये सारा जो है वेब डायग्राम के लिए इम्पॉर्टेंट है. किसके लिए? वेब डायग्राम. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इन्होंने क्या किया था? फोर्ट्स बनाए थे एंड फैक्ट्रीज बनाई थी. तो फोर्ट कौन सा इम्पॉर्टेंट है? अब यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज ये बनाते हैं. उसके बाद में इन्होंने बहुत सारे कॉइन्स इशू करे हैं, गोल्ड के, सिल्वर के, अलॉय के एंड कॉपर के. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे कॉइन. वेब डायग्राम के लिए इंपॉर्टेंट है गोल्ड, सिल्वर, अलॉय, कॉपर, मिंट. इन 1661 चार्ल्स सेकेंड और ब्रोगेंजा इंगेज्ड हो जाते हैं. किंग ऑफ इंग्लैंड वॉज इंगेज टू ब्रोगेंजा द प्रिंसेस ऑफ पुर्तगाल. ठीक है, जो इंग्लैंड के किंग हैं चार्ल्स सेकेंड, वो किसके साथ इंगेज्ड हो जाते हैं? ब्रोगेंजा. ये प्रिंसेस हैं पुर्तगाल की, ये दोनों इंगेज हो जाते हैं. ठीक है, इन दोनों की इंगेजमेंट होती है. चार्ल्स सेकेंड और ये दोनों इंगेज हो जाते हैं एक साथ, मीन्स ये चार्ल्स सेकेंड और ब्रोगेंजा. तो किंग ऑफ पुर्तगाल क्या करते हैं? ये ब्रोगेंजा जो है पुर्तगाल की प्रिंसेस हैं. तो ये क्या करते हैं? पुर्तगाल मतलब ये जो पुर्तगाल की प्रिंसेस है, इन यहाँ के जो किंग है ये क्या करते हैं? इनको चार्ल्स सेकेंड, ये जो चार्ल्स सेकेंड है इनको गिफ्ट करते हैं आइलैंड्स ऑफ मुंबई टू चार्ल्स सेकेंड. अब्राहम शिपमैन एज इंग्लिशमैन गवर्नर ऑफ बॉम्बे, यहाँ पे ये जो है इनको बना दिया जाता है गवर्नर ऑफ बॉम्बे. उसके बाद 1665 में मुंबई वॉज फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिटिश. ठीक है, मुंबई वॉज कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, ये आपको ध्यान रखना है. 1665 और ये जो है माहिम पो, वडाला, वर्ली, साइन, माजेगांव और ये परेल. ठीक है, ये सारे जो है वेब डायग्राम के लिए इम्पॉर्टेंट है. टेक्स्ट बुक में वेब डायग्राम होता है, वेब डायग्राम. ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. टेक्स्ट बुक में इसका क्वेश्चन भी है, तो याद रखना. मुंबई के जो पोर्ट्स के नाम है माहिम, परल, वडाला, वर्ली, सायन और मजगांव, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ब्रिटिशर ने जो 7 आइलैंड्स हैं मुंबई के, तो इनको ये नाम दे दिया था मुंबई, माहिम, परल, वडाला, वर्ली, साइन, मजगांव. ये याद रखना है, सबको इम्पॉर्टेंट है. इनको नेम दे दिया था ऐसा. चार्ल्स सेकेंड लीज्ड मुंबई टू EIC. EIC का मतलब क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज़ करोगे तो जल्दी याद रहेगा. लीस्ट पे दे दिया था मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को. ठीक है,
4 सेकंड नहीं, ये इसलिए किया था क्योंकि 4 सेकंड का जो एक्सपेंडिचर था एक्सीड हो रहा था उसकी इनकम से। एक्सपेंडिचर मतलब देखो 4 सेकंड का जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा जो स्पेंडिंग होती है, ठीक है, जो भी हम खर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी इनकम है 10,000 और मैं 15,000 खर्चा कर रही हूँ, तो इनकम मेरी कितनी है यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनकम मेरी है 10,000 और मैं एक्सपेंडिचर कर रही हूँ 15,000 का, ठीक है। तो ये जो है देखो एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ये ऊपर का निशान जा रहा है मतलब ये बढ़ गया, ये नीचे एरो जा रहा है मतलब ये घट गया, मेरी इनकम घटी है और मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। तो ऐसा ही कुछ 4 सेकंड के साथ हो रहा था। चार्ल्स सेकंड ने फिर क्या किया, मुंबई को लीज पे दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1669 में कंपनी ने अपॉइंट किया सर जॉर्ज ऑक्सीडेन को एज ए गवर्नर ऑफ सूरत एंड कमांडर इन चीफ। ये याद रखना है सबको। तो ये जो गवर्नर ऑफ सूरत एंड कमांडर इन चीफ ऑफ मुंबई, ठीक है, ये सब लोग यहाँ पर लिख लेना, कमांडर इन चीफ ऑफ मुंबई। ये जो सर ऑक्सीडेंट है, सर जॉर्ज ऑक्सीडेन, इनको क्या बना दिया गया, गवर्नर ऑफ सूरत और कमांडर इन चीफ ऑफ मुंबई इनको बना दिया जाता है। मर्चेंट और आर्टिसेंस को क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाता है, उनको ऑफर दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि आप जो है मुंबई के अंदर सेटल डाउन हो जाइए। मर्चेंट और आर्टिसेंस कौन होते हैं पता है, बहुत ज़्यादा श्रीमंत, ठीक है, श्रीमंत साहेब, बहुत ज़्यादा ऐसे वेल्दी पर्सनालिटीज़ होते हैं मर्चेंट्स आर्टिसंस। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है, मतलब श्रीमंत जो लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा पैसे वाले वो। और यहाँ पे 5 से 6 स्मॉल शिप्स और 300 सोल्जर को मुंबई के सिक्योरिटी के लिए इन्होंने पूरा का पूरा लगा दिया था। और यहाँ पे जो है इनको सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा गन्स और स्वॉर्ड्स दे दी थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मुंबई और द सिक्योरिटी ऑफ द मुंबई, क्योंकि मुंबई के अंदर आपने देखा कितना ज़्यादा पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न थी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि आपको पता है पोर्ट्स में ना बहुत ज़्यादा ये भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, मिसमैनेजमेंट। जैसे ट्रेडर्स की शिप्स आ रही हैं तो फिर वहाँ पे बहुत सारा सामान होगा, वहाँ से आना जाना, मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है पोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो वो जो पोर्ट्स होते हैं ना उनको क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी। तो मुंबई को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दी गई। 5 से 6 स्मॉल शिप्स, 300 सोल्जर मुंबई की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे रखे गए, प्लस उनको गन्स और उनको स्वर्ड्स भी दी गई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हमने ब्रिटिशर्स का जो पूरा जो टेक्स्ट बुक में दिया था वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। बस यही इतना ही दिया था ब्रिटिशर्स के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और हम डच के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम डच के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अगर जिसने भी प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है वो प्रीवियस वाला देख लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर दे अपना फ्रेंड्स के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना है ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।